8 साल से उसके पास कोई विभाग नहीं है, निर्विभाग वो जो मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो कहते हैं मेरे पास कोई विभाग ही नहीं है। तो भाई तू ठलुआ है, खाली है, बेकार आदमी है कि किसी फाइल पे साइन नहीं करूंगा। यानी कि ऐसा चीफ मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान में इतना निकम्मा चीफ मिनिस्टर नहीं मिलेगा जो चीफ मिनिस्टर के घर में रहता है, चीफ मिनिस्टर की पूरी तनख्वाह लेता है, चीफ मिनिस्टर की सारी सुविधाएं लेता है, ऐशो आराम करता है और कहता है मैं किसी फाइल पे साइन नहीं करूंगा क्योंकि मैं मेरे पास कोई विभाग ही नहीं है। हाँ नहीं वो तो ये जो है इतनी बेवकूफी वाला काम केजरीवाल करता है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में इतनी खबरें हैं कि गोदी मीडिया तो आपको बताएगा नहीं, और जो कुछ आपको मालूम होना चाहिए उससे बिल्कुल भटकाने का ही प्रोग्राम गोदी मीडिया का हमेशा रहता है। इतनी लोगों पर मुसीबतें आई हुई हैं, इतनी परेशानियां हैं, महंगाई है और क्या कुछ नहीं है। क्या बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि क्या कोई आम आदमी 24 घंटे भी सुकून से खुशी के साथ जी पा रहा है या नहीं। ऐसी हालत में अभी जो एक ख़ास एक मौका आ रहा है 15 अगस्त का, उससे पहले हमें ये सोचने समझने का एक मौका है कि पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव साल 75 साल पूरे होने पर ऐलान किया था देश की आज़ादी को। क्या आप लोगों को अमृत का मज़ा आया? क्या आपने ज़िंदगी में कोई मिठास पाई? ये एक बड़ा सवाल है। और साल गुजर गया, अमृत महोत्सव कुछ रंगीन पोस्टरों के ज़रिए, शायद इस तरह से आपने कहीं देखा हो, अखबारों में एडवर्टीज़मेंट देखे होंगे, लेकिन क्या आपकी वाकई ज़िंदगी कोई बेहतर ज़िंदगी चल रही है? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बुलाया और उसके साथ साथ प्रोटेस्ट हुए। इसमें एक ये भी हुआ कि बहुत सी अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी नज़र आई हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ज्ञानवापी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या मर्जी है कि ज्ञानवापी का मसला किस तरफ जाए, उसका भी एक नया इशारा सामने आया है। केजरीवाल को सिंगापुर नहीं जाने दिया जा रहा, प्रधानमंत्री उन्हें नहीं जाने दे रहे, ऐसा उन पर इल्ज़ाम है। रुपया 80 रुपए को पार हो गया। अंधभक्तों के लिए तो फिर वही बात होगी कि जैसे पेट्रोल ने तरक्की की, यानी पेट्रोल की महंगाई को तरक्की के तौर पर बताया गया था, अब ज़रूर आपको अंधभक्त ये बताएंगे कि 80 से पार हो गया, मतलब रुपया ही मजबूत हुआ है, हालांकि ये कमज़ोर हुआ है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पेशे से वकील हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में आपसे बात करते हैं, हर संडे को हम उनको आपसे मिलवाते हैं। रविंद्र कुमार जी, बताइए कि आखिर अमृत महोत्सव क्या कुछ हुआ? एक साल गुजर गया, महोत्सव तो साहब 1-2 दिन का भी हो तो वाकई मज़ा आ जाता है, एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या देश की जनता उसे एंजॉय कर पा रही है? क्या कोई अपने त्यौहार भी ठीक से मना पाई? क्या अपनी जो बुनियादी ज़रूरतें आमतौर पर त्योहारों के आसपास खरीदी जाती हैं, क्या ऐसा लोग कर पाए? क्या कुछ है अमृत महोत्सव की हकीकत? एक हमारे लोकप्रिय कवि हुए हैं, शायर हुए हैं, दुष्यंत कुमार। तो जब भी अमृत काल की बात होती थी तो मुझे उनकी चंद लाइनें जरूर याद आती थी कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे। तो आप देखिए, बीजेपी कमल के फूल वाली पार्टी है और कमल के फूल की बात करती है हमेशा, और कमल को वो बताती है कि वो लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी का मतलब धन धान्य, हर तरह की समृद्धि वो आनी चाहिए। अब मोदी जी ने पिछले साल जो है अचानक बिना पूछे किसी से लाल किले से अनाउंस कर दिया कि अब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2021 से लेकर 14 अगस्त 2022 तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और इस वर्ष को अमृत वर्ष कहा जाएगा। अब आप देखिए, अमृत वर्ष का मतलब होता है कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। जी। अब 12 महीने होते हैं, 11 महीने बीत गए हैं, एक हफ्ता और बीत गया है, ले दे के 3 हफ्ते बचे हैं
52 हफ्तों में। जी जी जी। और आप देखेंगे कि 52 हफ्तों में लोगों ने 49 हफ्तों में हर दिन रोते गाते किलसते भूखे रहकर अपनी यानी देश की बदअमनी पर आंसू बहाते हुए बहाए हैं। जी जी। कोई ऐसी बात नहीं हुई कि लोगों के चेहरे पे लाली आए। कितने बेगुनाह लोग मारे जा चुके, लोग मरे, लोगों के नौकरी छूटी, लोगों के रोजगार गए, लोग जो है बेरोजगारी और स्वास्थ्य की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो गए। देश में हर महीने आप देखिए 1.5 करोड़ लोग जो है रोजगार से वंचित हो जाते हैं। जून का आंकड़ा है कि 1,40,00,000 लोग जो है उनकी नौकरी चली गई, उनके पास खाने के लिए नहीं है। महंगाई का यह है कि जीएसटी जो है वो ऐसा दानावल है कि उसने हर चीज को ग्रस लिया है। अब अमृत काल की अगर एक उपलब्धि है तो वो ये है कि जीएसटी जो है हर चीज पे लग गई। कफन पे भी जीएसटी लग गई, दूध के ऊपर भी लग गई, नमक के ऊपर भी लग गई, बच्चों की दवा दारू और बच्चों के लिखने पढ़ने की चीज़ों पर भी लग गई। यानी कि आप कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि जीएसटी से बची हो। और जीएसटी की दर भी उन्होंने क्या की कि अगर आप जैसे धर्मशाला में रहेंगे 1,000 रुपये का कमरा लेंगे तो उस पर आप जो है 12% टैक्स देंगे। अगर आप जो है किसी अस्पताल में जाएंगे बीमार हैं तो 18% टैक्स देंगे। तो जीएसटी के टैक्स की दरें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि लोगों में पहली बार जो है जीएसटी को लेकर अमृत काल में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए एक चीज़ मुझे इस बीच में याद आ गई। अस्पताल, अच्छी सेहत, एजुकेशन, ये देना सरकार का एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अब इलाज कराने के न सिर्फ पैसे देने होंगे बल्कि जीएसटी भी देनी होगी। अरे मरने के लिए देने पड़ेंगे। 18% आपको जो है मरेंगे तो मुर्दे के कफन से चुरा लिए जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति जो है वो ये बताती है कि सरकार की हालत बड़ी नाजुक है और सरकार लोगों को अब जो है इंजेक्शन लगाकर उनका खून निकाल कर जो है उनसे टैक्स वसूल कर रही है। टैक्स के बारे में बिस्मार्क होते थे जर्मनी के एक लौह पुरुष, उनके बारे उन्होंने कहा था कि टैक्स ऐसे होना चाहिए जैसे कोई खटमल जो है ना वो आपका खून चूसता है, आपको पता नहीं चलता कब वो खून चूस के चला गया। तो टैक्स इस तरह होने चाहिए, लेकिन टैक्स इस तरह नहीं होने चाहिए कि आदमी के आप बदन को काटो और उसमें से खून निकाल के फाइल पे रखो और कहो जी हमने तुमसे टैक्स वसूल लिया। ये तो एक तरह से आदमी को जलालत की जिंदगी देने वाली बात है जो ये सरकार कर रही है। जी जी। और टैक्स का देखिए जो अच्छी सैलरी लेने वाले लोग हैं उनका 30%, 35%, 40% क्या आप हर जगह टैक्स ही दे रहे हैं। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए कमाए तो हार्डली 20-25 हज़ार रुपए शायद आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल सब टैक्स में चला जाता है और जो कुछ उसके बदले में हमें जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जहां अस्पताल फ्री होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, वहां भी पैसा देना है। तो किस तरह की डेमोक्रेसी, किस तरह का वेलफेयर स्टेट। तो ऐसी इस हालत में क्या जनता को कहीं भी किसी चीज में भी, क्या किसी एक चीज में भी अमृत महोत्सव का कोई मजा आया? मैं कह रहा हूँ किसी आदमी से पूछो भाई अमृत महोत्सव में क्या अमृत पाया, तो लोग आपसे अनजान होकर कहेंगे अमृत महोत्सव होता क्या है। क्योंकि लोगों को अमृत पता ही नहीं, अमृत महोत्सव पता ही नहीं, उन्हें बताया ही नहीं गया। कहीं पर भी चेहरे पे खुशी नहीं है, कहीं जलूस नहीं है, कहीं जलसा नहीं है। लोग जैसे पहले मेले में जाते थे तो सज के जाते थे, बंटन के जाते थे। अब बचपन में याद रहता था हम नानी के साथ दादी के साथ जो है मेले गए। अब बच्चे को यही नहीं पता मेले गए कहाँ गए, क्योंकि अब कहीं जाना होता ही नहीं, पैसे है ही नहीं माँ बाप की जेब में। और ये कहा है कि 76% लोगों ने रिजर्व बैंक के हिसाब से अपने रोज के खर्चों में कमी कर ली है। दूध है, चाय है, पानी है, उनमें कमी कर रहे हैं। कमी से कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे खर्च करने के लिए है नहीं और आने वाले दिनों में उनको कोई उम्मीद नहीं कि कहीं से पैसे आएंगे। तो बेचारे क्या करते हैं कि अपनी आमदनी में गुदड़ी में से कोई पैसा निकाला और अधेला निकाला और कुछ खा लिया फिर रख दिया। अब ऐसी हालत हो गई लोगों की। और आप सड़क पर जाएंगे तो लोग जो है चीज़ों को, जैसे सड़क पे चीज़ें बिक रही हैं, कहीं टोकरी पे बिक रही हैं, कहीं खोमचे में बिक रही हैं, तो लोग उसे बड़ी ललचाई निगाहों से तो देखते हैं, खा नहीं पाते। जी जी जी। ये बहुत ही बुरी सूरत हाल है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई एक गरीब बच्चा कहीं बाजार से निकले और उसे इस बात का एहसास हो कि मेरे बाप के पास, मेरी माँ के पास पैसा नहीं है, तो वो बोल भी ना पाए कि ये चीज़ मुझे चाहिए और वो अंदर से कुढ़ करके रह जाए। वो एक आम आदमी जो अब से पहले बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा था, अब वो उस हालत से गुजर रहा है, उसके बच्चे उस हालत से गुजर रहे हैं। तो ये है
देश का हाल, अमृत महोत्सव। अभी हम देखेंगे, आप लोग भी देखिएगा कि आने वाले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या क्या उपलब्धियां गिनवाते हैं इस अमृत महोत्सव की। जी, अब मुझे एक बात बताइए कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक तो कमाल हमने पिछले दिनों देखा, महाराष्ट्र में कुछ लोगों के खिलाफ नोटिस हुए और वो फिर अलग सरकार बनाने की साजिश में शरीक, और उन्होंने सरकार भी बना ली और ईडी की कार्रवाई रुक गई। एक दूसरी तरफ सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की पूछगछ के लिए उन्हें बुलाया गया और उसी केस के बारे में राहुल गांधी से भी पूछगछ हो चुकी है। आखिर क्या है इस पूछगछ से, क्या कुछ मिलने वाला है? क्या इससे सरकार को कोई फायदा होगा? क्या अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी इसके बाद? देखिए, ईडी का दुरुपयोग जितना होना था वो अधिकतम सीमा अब आ गई है। पानी जो है यहाँ नाक तक आ गया। जी जी। और उसमें आप देखिए कि सोनिया गांधी को जब इन्होंने ईडी वालों ने बुलाया तो बड़े बुझे मन से जो है ईडी वालों के सवाल थे। उनके चेहरे पे रौनक नहीं थी, उन्हें नहीं था कि हमने कोई महत्वपूर्ण एक बड़े शिकार करने के लिए बुलाया है, बल्कि वो जो है एक तरह से रस्म अदायगी कर रहे हैं सोनिया गांधी को बुलाकर। लेकिन उनके मन में फिर भी ये आदेश आता है ऊपर से कि आपको इसमें क्या करना है। तो उन्होंने देखिए सोनिया गांधी को उस दिन 25 तारीख को बुलाया है, सोमवार को बुलाया है, जिस दिन राष्ट्रपति का पद ग्रहण समारोह होगा। यानी सरकार चाहती है, ईडी चाहती है कि जब वो पद ग्रहण हो महिला राष्ट्रपति का, महिला आदिवासी राष्ट्रपति का, तो उसमें एक दूसरी महिला जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की नेता है सोनिया गांधी, वो वहां ना हो, वो वहां मौजूद ना हो, वो यहाँ मौजूद ना हो, ये इनकी मंशा है। तो एक तरह से ये एक अच्छा ये महिलाओं के लिए प्यार है इनका, महिलाओं के लिए नहीं। ये समझिए कि एक तरह से आदमी तो खुन्नस निकालना है कि अपनी नाक कटा कर आदमी कह के दूसरे का शगुन बिगाड़ दो, ये वो वाली बात है। लेकिन इससे जो है सोनिया गांधी ने जिस तरह उनके सवालों का जवाब दिया, जिस तरह बात की, तो ये समझिए कि जैसे वो मिर्जा वो गालिब का शेर है कि बहुत सुनते थे चर्चाएं जिगर की, ठीक है, चीर के देखा तो खून भी ना निकला। हाँ, खून भी ना निकला। जी जी। मैं असल में शेर याद करने में बहुत माहिर नहीं हूँ, मुझे उसकी आदत नहीं है, सुन के एंजॉय कर लेता हूँ। लेकिन आपने अपना मैसेज दे दिया। अच्छा, ये क्या अपोजिशन को इकट्ठा कर पाएगा? ये देखिए, पहली बार अपोजिशन इकट्ठा हुआ है। सोनिया गांधी को जब उन्होंने बुलाया था, उससे पहले सोनिया गांधी पार्लियामेंट में विपक्षी नेताओं से मिली और वहां उन्होंने ये किया कि भाई सब लोग इकट्ठे हुए और सबने एक खतरे को पहचान लिया कि ईडी एक बड़ा खतरा है, सीबीआई एक बड़ा खतरा है। सरकार से लड़ना है तो आपको जनता के बीच में जाकर लड़ना पड़ेगा और सरकार से लड़ने के लिए लोगों को अब एक नई रणनीति इख्तियार करनी पड़ेगी। इस बारे में अब विपक्ष सोचने लगा है, क्योंकि अब देश की जो नई संसद की चुनाव होने हैं 2024 में, उसमें 2 साल से कम समय रहा है। तो एक तरह से इस संसद का जो है 2/3 समय खत्म हो गया है और 1/3 समय बचा है। तो ऐसी हालत में विपक्ष को नई रणनीति, नए नारे, नई तरीके से अपनी राजनीति करनी पड़ेगी। तो ये बहरहाल हर एक बुरे वाक़े, ऐसी घटना का कुछ ना कुछ फायदा भी होता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि शायद इसमें अपोजिशन में कुछ जान पड़े और कुछ मिल करके कोई रणनीति बना सके। ज्ञानवापी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या कुछ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वो जो शिवलिंग वाला मामला था, अब वो शिवलिंग की आवाज़ें तो कम हो गई, कमज़ोर हो गई। अब अदालतों में है और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ रुख अपनाया, क्योंकि शुरू में बड़ी एक्टिव थी सुप्रीम कोर्ट और तीन लेवल पर सुनवाई हो रही थी। निचली अदालत में भी हो रही थी, हाई कोर्ट में भी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही थी। जैसे आज ही जान ले और जैसे ऐसा था कि आज ही फैसला हो जाएगा कि यहाँ क्या है। जी जी। अब वो बहुत एक फेमस मामला भी हुआ कि भाई शिवलिंग है या फव्वारा है, और उस पर जो है नुपुर शर्मा भी कूद गई उसमें जो है, और दूसरे लोग भी कूद गए। मोहम्मद जुबैर को भी उसमें जो है परेशान किया गया, अब उनको भी बेल मिल गई है। तो एक तरह से मामला अब जो है ठंडे बस्ते में चला गया है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी बहस हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के जो होने वाले भविष्य के प्रधान न्यायाधीश है वह DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा भाई इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर क्यों सुने, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये मामला जो है वहाँ की जिला अदालत सुनेगी और जिला अदालत का जो पहला जज था, जो हमें लगा कि वो गलत तरीके से फैसला कर रहा है, उसको हमने बदल दिया। अब एक प्रधान और प्रभावशाली न्यायाधीश के सामने मामला है, वहाँ जाकर उठाइए। तो जो
शिवशंकर थे जो हिंदू पक्ष के वकील थे, वो बार बार ये कहते रहे नहीं जी आप ये सुन लो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपकी किसी बात को नहीं सुनेंगे, निचली अदालत फैसला करेगी, निचली अदालत के फैसले से अगर आप संतुष्ट होंगे तो चुप रहेंगे, नहीं रहेंगे तो आगे अदालत में जाएंगे। और एक तरह से उन्होंने ज्ञानवापी मंदिर का और जो दूसरे और मंदिरों को लेकर जो एक बड़ा सा एक उफान सा शुरू हुआ था वो खत्म कर दिया है। और उसमें मथुरा काशी बाकी सारी बातचीत जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि निचली अदालतें जो उनका तौर तरीका है, जो कानून है उसके हिसाब से काम करेगी। और एक तरह से उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि ततैये का डंक निकाल दिया, अब वो डंक नहीं रहा, अब वो ततैया रह गया बिना डंक का, तो आप समझिए वो ऐसे ही रेंगता रहेगा, ये मुद्दा चलता रहेगा। और बीजेपी कोशिश करेगी कि हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का झगड़ा उठाए, लेकिन आने वाले समय में ये मुद्दा नहीं उठेगा, क्योंकि इसकी जगह महंगाई और बेरोजगारी, बेकारी, लोगों की जो मजलूमियत है उसकी मुद्दे जो है वो ज़्यादा उठेगा। अच्छा, एक बार बार ये बात महसूस की जाती रही, अलग अलग तरीक़ों से लोग कहते हैं, बचते बचाते कहते हैं कि अदालतों पर हुकूमत का दबाव है और उसके मुताबिक बहुत से फैसले हो रहे हैं। ये एक परसेप्शन लोगों का बन गया है कि अदालतें जो है अब न्याय के मंदिर नहीं रहे। जी 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 जी, न्यायालय बोलते हैं तो न्याय का मंदिर, जी बिल्कुल, वो नहीं रहे, बल्कि वो एक तरह से अखाड़ा बन गया। हाँ, तो वो तो अखाड़ा वाली जो लोगों की भावना है, हाँ, मैं उसे गलत नहीं मानता, ये सच है। क्योंकि एक जज आज कुछ कहता है, दूसरे दिन कुछ बात कहता है, तीसरे दिन वो आपको जैसा देखता है कि जैसा गाल है वैसे ही तमाचा मार दो, जैसा आदमी की ड्रेस और एड्रेस है उसके हिसाब से फैसला दे दो। तो एक तरह से जो हमारी न्यायिक बुद्धि है, जो हमने सीखा है कि ये बात होगी तो ये फैसला होगा, वो खत्म हो गई है। अब जो है आप कोई भी फैसला किसी भी कोर्ट से ले सकते हो। जज ये कह सकता है अभी कि आपको मैं बंद कर रहा हूँ, तिहाड़ भेज रहा हूँ, 3:30 बजे तक वो आपको बैठाए रखेगा, 4 बजे वो कहेगा कि अच्छा चलो 15 दिन और दे देते हैं तुम्हें। तो एक तरह से हिंदुस्तान की निचली अदालतें, ऊपरी की अदालतें, बीच की अदालतें, एक तरह से मुझे लगता है कि वो न्याय की जो भावना जज में होनी चाहिए वो खत्म हो गई है। बल्कि वो देखते हैं मौसम है, बरसात हो गई, मन खुश हो गया, चलो पकौड़े खाने का टाइम हो गया, तो चलो अदालत में लोगों को सबको रिलीफ दे दो। आज जो है मान लो बीवी ने लड़ लिया तो जज साहब उसका रिफ्लेक्शन देते हैं। तो जो हम कहते हैं कि न्याय की देवी अंधी होती है, उसके में तराजू होती है, तो वो अंधी नहीं है बल्कि वो आंखों से फाड़ के सब कुछ देखती रहती है। और तराजू में वो अपनी जो है एक तरह से जिसे कहते हैं तराजू में डंडी मारना, वो करना सीखे। तो मैं इसी बात के साथ जोड़ करके ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों बहुत से मुल्कों ने नुपुर शर्मा वाले मामले को, उस पर नाराज़गी जाहिर की, और कई मुल्कों में तो हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की नौकरियां भी जानी शुरू हो गई और नफ़रत का जवाब शायद नफ़रत देने लगे। हालांकि नफ़रत का जवाब कभी नफ़रत नहीं हो सकता, हम उसे सही नहीं समझते, लेकिन क्या वो जो इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हुई है, जिसके बारे में नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट भी दिया है, क्या उस बेइज्जती से बचने के लिए अदालत ने इस ज्ञानवापी वाले मामले को टलाने के लिए सरकार की मदद की है क्या? नहीं, वो आप ये बात समझिए, जितनी डैमेज जो होना था वो हो चुका है, उसको अब आप कवर अप नहीं कर सकते। एक आदमी के बारे में धारणा बना लेता है कि आदमी ऐसा है, तो वो बन गई है। और जो ये वाली बात है आपने कही कि ज्ञानवापी मामले को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे टोन डाउन किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि इस तरह के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट अगर बार बार उठा लेगी तो खुद सुप्रीम कोर्ट की जो पवित्रता है, उसकी जो इज्जत है, उस पर आ जाती, और उन्होंने लगा कि भाई अपनी इज्जत खुद बचानी पड़ेगी, नहीं तो बाकी लोग जो हमारी इज्जत को तार कर देंगे। अब ये बताइए, ये सिंगापुर जाने का क्या मामला है? केजरीवाल जी जाना चाहते हैं, बिल्कुल रस्सी तोड़ रहे हैं, जिसे कहते हैं कि बस मुझे जाना चाहिए, और ये बीजेपी वाले और प्रधानमंत्री जो हैं मुझे कुछ करने ही नहीं देते। अक्सर वो एलजी की भी शिकायत करते रहते हैं। देखिए क्या है ये? ऐसा है कि सिंगापुर जाने का जो सम्मेलन था वो मेयर सम्मेलन है। अच्छा, उसमें मेयर दिल्ली में जैसे 3 नगर निगम है, उनके 3 मेयर हैं। हर मेयर का चुनाव हर साल होता है, तो एक 15 साल में 5 साल में 15 मेयर दिल्ली में है, तो जाना तो किसी मेयर को चाहिए था। अब केजरीवाल जी के मन में ये पता नहीं क्या बात हुई कि मैं मेयर की जगह मैं जाऊंगा। अब वो क्यों जाएंगे ये वो बता नहीं पा रहे, और मुझे लगता है कि इस बारे में जो एलजी हैं या केंद्र सरकार है, जिन्होंने कहा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने इसे कहा क्योंकि आपका कहीं मेयर भी नहीं है, दिल्ली में कोई मेयर भी इनका ऐसा नहीं है जिसमें कह सके जी हमें जाना है। तो ये तो ऐसी वाली बात हो गई कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कि भाई हम जाके करेंगे सबको सलाम। तो वो जो है केजरीवाल, अरे साहब आप केजरीवाल जी की जगह बैठ के देखें, उनकी सरकार को, जबकि वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बाकायदा कानून पास कर दिया कि एलजी जो है वो सरकार है, आप सरकार नहीं है, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है। आपकी बात ठीक है, लेकिन केजरीवाल नहीं, इस हालत में रहने वाला चीफ मिनिस्टर वो अपने आप को बेचारा मेयर भी नहीं समझ पा रहा है। आप नफ्सियाती बात देखिए ना, साइकोलॉजिकली वो अपने आप को कहाँ महसूस कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ है? 8 साल से उसके पास कोई विभाग नहीं है, निर्विभाग वो जो मुख्यमंत्री बना हुआ है। वो कहते हैं मेरे पास कोई विभाग ही नहीं है। तो भाई तू ठलुआ है, खाली है, बेकार आदमी है कि किसी फाइल पे साइन नहीं करूंगा। यानी कि ऐसा चीफ मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान में इतना निकम्मा चीफ मिनिस्टर नहीं मिलेगा जो चीफ मिनिस्टर के घर में रहता है, चीफ मिनिस्टर की पूरी तनख्वाह लेता है, चीफ मिनिस्टर की सारी सुविधाएं लेता है, ऐशो आराम करता है और कहता है मैं किसी फाइल पे साइन नहीं करूंगा क्योंकि मैं मेरे पास कोई विभाग ही नहीं है। हाँ, नहीं वो तो ये जो है इतनी बेवकूफी वाला काम केजरीवाल करता है और इसमें कोई सवाल नहीं उठाता। लोगों को तो कहना चाहिए भाई तू काहे की, मान लो कोई आदमी, आप भी मान लो मैं भी हूँ, लोग कोई काम ना करें और दफ्तर में कहें जी मैं तनख्वाह लूंगा, तो लोगों को उसे बाहर निकाल देना चाहिए कि तू निकम्मा आदमी है, नकारा आदमी है, काहे को तनख्वाह लेगा। तो केजरीवाल लोगों को 8 साल से बेवकूफ बना रहा है और लोग बड़े मजे से बेवकूफ बन रहे हैं। कोई नहीं कहता कि भाई तू जो है ऐसा मुख्यमंत्री कैसे हो गया। और बाकी श्रेय सारा मेरा है, फोटो मेरी छपेगी। दिल्ली में अगर एक पेड़ उखाड़ कर भी दिल्ली सरकार जो कहीं लगाएगी तो 28,000 रुपए खर्च होता है उस पेड़ को लगाने में। दूसरी जगह लेकिन 31 लाख इस बात पे खर्च हुआ था कि केजरीवाल जी ने ये काम किया। अरे किया गया, तेरे पास तो कोई विभाग ही नहीं है। ये आदमी सबसे ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को साफ छवि दिखाने के लिए कोई करप्शन का चार्ज। अरे भाई काम तो करोगे, फाइल तो पढ़ोगे। सीएम का काम क्या है? फाइल पढ़ना है या अपनी है करके फोटो खिंचवाना है? सिर्फ फोटो खिंचवाने से अगर ये सीएम होता है तो मैं कहूंगा केजरीवाल का 8 साल का काम करने का पूरा तरीका सिफर है, जीरो है, उसने कोई काम नहीं किया। उससे सारी तनख्वाह वापस लेनी चाहिए। नो वर्क नो पे। तूने कोई काम नहीं किया, तनख्वाह वापस कर। नहीं, बाकी मिनिस्टर्स जो काम कर रहे हैं उनकी निगरानी तो कर रहा है ना, निगरानी कर रहा है तो वो इसका मतलब वो नालायक है। इसका मतलब मिनिस्टर काम नहीं कर सकते? आप समझिए चीफ मिनिस्टर का काम है वो अपने पद ले, अपने फैसले करे, मतलब ये नहीं करे कि दूसरों की ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए कि रिटायर आदमी घर वालों को निगरानी कर रहा है बस और कुछ बस ऐसा नहीं होना चाहिए। ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वर्किंग चीफ मिनिस्टर ही शुड बी एक्टिव, डिसाइसिव। जी। तो ये एक बिल्कुल नए किस्म से, नए तरीके से रविंद्र कुमार जी ने ये बात कही। अब तक ऐसा लगता था और ऐसा वो कहने की शायद कोशिश करते थे कि मैं कोई ना डिपार्टमेंट लूंगा ना मुझ पर कोई करप्शन का चार्ज लगेगा। खैर ये बहुत ही दिलचस्प किस्म का पूरे भारत में अकेला चीफ मिनिस्टर है जिसके पास अपने पास कोई विभाग नहीं है। ये बहुत ही अहम है। अच्छा, रुपया 80 से पार चला गया, इसको पार को आप अंधभक्तों को कैसे समझाएंगे? देखिए रुपया जो है, हम अंधभक्त जो है बड़े विचित्र लोग हैं। हाँ, वो हर चीज को जो गलत है वो ये भी कह सकते हैं। मैंने इसीलिए पूछा कि आम आदमी तो समझ जाएंगे, आम लोग, लेकिन जो अंधभक्त हैं उनको कैसे समझाया जाए कि भाई ये तरक्की नहीं है, ये कमजोरी है, ये क्या हो। मेरा एक दोस्त थे, वो बड़े दार्शनिक किस्म के थे। हाँ। तो वो अक्सर मुझसे एक ही सवाल करते थे और वो बड़ा विचित्र सवाल था। आप भी सोचेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि अंधभक्त कैसे होते हैं। हाँ। कहते जी मुझे एक ऐसी टॉर्च चाहिए जो रोशनी की जगह जो है अंधेरा फैलाए। अच्छा। एक ऐसी टॉर्च होनी चाहिए, जैसे टॉर्च आई तो उसे आपने खोला और रोशनी आ गई। जी बिल्कुल। तो वो कहते नहीं, एक ऐसी टॉर्च होनी चाहिए जो मैं सूरज की तरफ करके कहूँ तो अंधेरा छा जाए। तो कई बार आदमी जो है बेवकूफी की बात ऐसी कर सकता है जिसके लिए आप जीवन भर सोचते रहे। जी। तो आप हंसने के अलावा ऐसा भी हो सकता है। तो अब अंधभक्तों को लगता है कि 80 रुपए पेट्रोल हो गया है, वो 80 रुपए डॉलर हो गया है, अब 92 रुपए भी हो जाएगा। सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार कह रही है हमारे पास हमारा खजाना खाली है। रिजर्व बैंक ने आज कहा है कि हम 100 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट में रिलीज करेंगे ताकि रुपए को गिरने से बचाया जा सके। तो 100 बिलियन यूएस डॉलर का जो हमारे पास सरप्लस फंड ही नहीं है, तो रिजर्व बैंक ने भी कहां से कह दिया करेंगे। तो ये वही वाली बात है कि ये जो है सब लोग जो है अंधेरा फेंकने वाली टॉर्च ढूंढ रहे हैं। और अंधभक्त जो है इस मामले में इसलिए होते हैं क्योंकि वो होते ही अंधे हैं। अंधों को रोशनी का गुमा हो ही नहीं सकता, तो अंधों को आप रोशनी क्या दिखाओ। तो बात यह है कि अंधों को समझाया नहीं जा सकता, समझाना ही नहीं चाहिए। जब वो अकल के, बल्कि अकल के अंधे हैं ना, तो अकल के भी और शक्ल के भी। अकल के भी और शक्ल के भी। देखिए भाई, आप लोगों में से अगर कोई भी अंधभक्त है तो बुरा ना माने, गौर जरूर करे रविंद्र कुमार जी की बात पर, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो हो सकता है कहीं वो अंधभक्ति कुछ कम हो जाए। और आने वाले वक्त में जिस तेजी से महंगाई और परेशानियां बढ़ रही हैं
उम्मीद यह है कि अंधभक्तों की तादाद कम होगी। और जिस तरह से श्रीलंका में हम देख रहे हैं कि वो बहुत से अंधभक्त जो थे वो राष्ट्रपति भवन में घुस गए, ऐसा कोई वक्त ना आए, हमारी ये दुआ और एक तरह से कामना है। और कोई ख़ास बात अगर कहना चाहें चलते चलते? नहीं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 3 हफ्ते पहले लोग ड्रेस व्रेस सिलवा लें। हाँ। लाल किले पे जाए, 15 पैसे उधार में मिलेंगे क्या? उधार ड्रेस मिलेगी क्या? उधार ड्रेस तो मिल ही जाती है आजकल, चाइनीज मेड इन चाइना का सामान आता है। हाँ। 5 रुपए में क्या करना है आपको? फुनगी लगानी है, जो है जैसे अच्छा, सस्ता कुछ जो कुछ लग सके, सस्ते कोई मुकुट सा लगा लेना है, गालों पे लाली लगा लेना, जैसे बच्चे बर्थडे पर वो टोपी लगा जोकर बन जाते हैं। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये बात मजाक में कही गई, लेकिन इसी तरह से हमारे और आपके साथ मजाक किया जा रहा है कि आप खाली पेट भी खुश रहने की कोशिश कीजिए। इंसान कब तक ऐसा कर पाएगा, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखावा ही अंधभक्ति है। वो भी घर में जा कर के अकेले में सोचता ज़रूर होगा कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है, सरकार हमारी हितैषी है या हमारे खिलाफ है। ये बात गौर करने की है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।